नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो, हमने अपने पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से कवर कर लिया था और आज उसी तरह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी खत्म करेंगे। और देखो, आज हम थोड़ा डिफरेंट मेथड ट्राई करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा रेस्पिरेशन समझते हैं। देखो, हमने अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा था उसके स्टेप्स को पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले जो अपना खाना था वो क्या था, इंजेशन होता है उसका, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डाइजेशन, ठीक। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन, मतलब बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालिए। अब समझना क्या कि अगर एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन में हमने क्या देखा था कि एसिमिलेशन में क्या हो रहा था कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे जो एब्जॉर्ब हुए थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना, बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देना था। यही चीज तो था, न्यूट्रिएंट्स के बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना ब्लड के थ्रू, क्या था, एसिमिलेशन था। अब इस न्यूट्रिएंट्स का काम क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी बॉडी, ये हमने देखा था। बॉडी को जो है वो इसी न्यूट्रिएंट से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, एटीपी, बहुत बार बोल दिया, है ना। उसके बाद क्या, बॉडी ग्रोथ के लिए यूज करेगी, ठीक है ना। बॉडी जो है वो अगर बॉडी में कुछ त्रुटि है तो उसको रिपेयर करने के लिए यूज करेगी। तो यही काम तो थे, यही काम तो था। तो एसिमिलेशन, अब देखो वहीं से शुरुआत हो रहा है क्या कि ये जो है, ये जो काम हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो ये काम है, जो एटीपी जनरेशन का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ये आखिर बॉडी कैसे कर रही है, वही चीज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है क्या कि यहाँ पर जो एसिमिलेटेड फूड था अपना, जिस बॉडी का एसिमिलेशन हो गया था फूड में, फूड का जो एसिमिलेशन हो गया था बॉडी में, ये अब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ये क्या है, ये अब न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में जा रही है, तो इनका क्या काम हो रहा है, ये जो है वो एक फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम करेगी, जिससे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है ना। इसका जनरेशन हमें करना है। दूसरा क्या क्या कि इसका जो है वो इस मटेरियल का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, ठीक है। और इन दोनों ही काम को फुलफिल करने के लिए हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। किस चीज की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। और इसी ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी का जनरेशन होगा और उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसी एनर्जी को क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। यही चीज था, यही चीज था। और इस पूरे चीज में जो हमें ऑक्सीजन आने वाला है, इस पूरे प्रोसेस में, वो कहाँ से आने वाला है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू, वो श्वसन के थ्रू जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं हम, ये आपको समझ में आया क्या कि रेस्पिरेशन के पीछे कारण क्या है, ठीक है ना। हमने डाइजेशन से ही शुरू किया है इस चीज को और ये पूरा कनेक्टेड है। तो आपको ये समझ में आया क्या कि भाई रेस्पिरेशन क्यों किया। अब देखो आगे, अब इसमें जो है वो हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। देखो, सबसे पहले नेजल कैविटी, हमारे पूरे जो नाक के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स हैं, तो वहीं से शुरू होता है। यहाँ पे ऑल फैक्ट्री रीजन भी है, बट हमें उतना नहीं समझना है, बट हम ये चीज समझ रहे हैं कि हाँ भाई, नेजल कैविटी। अच्छा हाँ, मैंने जो है वो पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया था क्या कि स्मेल हो या टेस्ट हो, ये जो है वो कहाँ से हमें पता चलता है, ब्रेन के कौन से हिस्से से पता चलता है, ये आप मुझे बताओगे। अगर आप ठीक से रिवाइज कर रहे हो तो आपको ये बताना है मुझे क्या कि ब्रेन के कौन से हिस्से से हम स्मेल या टेस्ट जो है वो कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो उसके बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स देखो, यहाँ से जो है वो पहले सांस अंदर की तरफ जाएगा और फेरिंग्स वाले हिस्से में आएगा, और फिर फेरिंग से जो है वो एपिग्लोटिस वाला हिस्सा है, और फिर जो है वो लेरिंग्स है। अब देखो यहाँ पे ना अक्सर इस वाले पार्ट में जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है एक अलग से डायग्राम लिया हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है वो सांस अंदर की तरफ आई, ठीक है ना। अब देखो, ये आगे ना दो पाइप्स हैं, यहाँ पे एक पाइप यहाँ पे और एक पाइप ये, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला पाइप है, ये जो पहला वाला पाइप है, ये जो है वो हमारा विंड पाइप, ठीक है ना। क्या है ये विंड पाइप है। अभी सिर्फ हम विंड पाइप लेके चल रहे हैं। और ये वाला जो पाइप है ये क्या है, ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है ना। ये क्या है, ये फूड पाइप है। डन। तो देखो, यहाँ से हवा आई, ये ऐसे हवा आई। अब ये हवा जो है वो किस में, विंड पाइप में जानी चाहिए या फूड पाइप में जानी चाहिए, ये ऑब्वियसली ये हवा जो है वो इसमें जानी चाहिए, इसमें जानी चाहिए। डन, ठीक है। अब देखो,
अब यहाँ से देखते हैं, क्या कि ये हमारा मुंह है, ये बकल कैविटी, हमने डाइजेशन देखा था। अब एक बात बताओ, यहाँ से जो है वो हमने फूड लिया, ठीक है ना, और यहाँ से एयर लिया था, इसको लिख दिया मैंने। अब देखो ये फूड गया, अब ये फूड जो है वो किसमें जानी चाहिए, इसमें जानी चाहिए, ये विंड पाइप में, या फिर इसको जो है वो आगे इसमें जाना चाहिए, है ना, ये इसमें जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये डालने के टाइम पे जब हम फूड अपने मुंह में डाल रहे हैं, तो हो सकता है ना क्या कि ये जो है वो विंड पाइप में मतलब फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाए, है ना, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, और खाने के टाइम जो है वो हमें अचानक से खांसी भी हो जाती है, इसीलिए लोग बोलते हैं क्या कि बोलते टाइम पे जो है, मतलब खाते टाइम बोलो मत, ये सारी चीजें, ये इसी चीज के कारण। और इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, समझना, इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे बॉडी में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप है। इसी फ्लैप को, ये वाला जो है, इसी फ्लैप को कहते हैं एपिग्लॉटिस। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्या कि इस फ्लैप में जो है, जो विंड पाइप और फूड पाइप के पास में, अब मैं लिख देता हूँ, इस विंड पाइप को कहते हैं ट्रेकिया, इस विंड पाइप को कहते हैं ट्रेकिया, और इस फूड पाइप को कहते हैं इजोफेगस। क्या कहते हैं, इजोफेगस, ठीक है ना। तो ये चीज है, और इन दोनों पाइप्स को जो है वो एक बार में ओपन, एक बार में क्लोज कौन करेगा, एपिग्लॉटिस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है, तो इस एपिग्लॉटिस को आप समझ के रखोगे। चलो, यहाँ पे ये चीज हो गया, तो यहाँ से जो है वो सांस आई नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी के बाद जो है वो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो है ये फेरिंग्स का पार्ट है, यहाँ से जो है वो अपने अंदर विंड पाइप में या ट्रैकिया में चली गई, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया के बाद अब आता है लंग्स का पार्ट, है ना। ये कार्टिलेजियस बॉल, यहाँ पे जब हम आगे जब स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे, तो ये जो है ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है ना। हमने जब इस टिश्यू पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बोन्स और कार्टिलेज इस तरीके के क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज था। अब देखो यहाँ पर जो है ये अपना पूरा लंग्स है, ये पूरा लंग्स है, ये पूरा लंग्स है ना। अब देखो थोड़ा लंग्स को समझते हैं, पहले देखो ये एक प्लूरा मेम्ब्रेन है, फिर ब्रोंकाई है ना, ये पूरा लंग्स है, ठीक है ना। इस पहले चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। देखो ये क्या है, ये जो है ना, ये पूरा, ये जो लंग्स है अपना, ये पूरा लंग्स जो है ना, ये इस तरीके से घिरा हुआ है, ये पूरा लंग्स जो है ना वो इस तरीके से घिरा हुआ है एक मेम्ब्रेन से, एक चादर समझ लो, एक चादर जो है वो इसको लपेटे हुआ है, ठीक है ना। और इस चादर का नाम, इस पूरी चादर का नाम जो इसको लपेट के बैठा है, उसको कहते हैं प्लूरा। प्लूरा और चादर मीन्स मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन जो है वो इसका कवरिंग है, लंग्स का कवरिंग है, क्या है, लंग्स का कवरिंग। पेपर में आता है ये चीज, ठीक है ना, पेपर में आता है। लंग का कवरिंग कौन है, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो देखो ये प्लूरा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये कवरिंग है, आउटर कवरिंग है लंग्स का अपना, ठीक है ना। अब देखो ये जो है वो दो ब्रांच में कटता है, एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है ना, इस तरीके से कटा। तो उसको जो है वो हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं। फिर आगे जो और डिवीजन होगा उसको जो है वो हम क्या बोल देंगे, ब्रोंकाई। और सबसे लास्ट डिवीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये छोटे छोटे जो गोले गोले से दिख रहा है ना, ये पूरा एल्वियोलाई है, ठीक है ना, ये पूरा एल्वियोलाई है, ठीक। तो ये पूरा आपको समझ में आया या कि भाई किस तरीके से जो है वो पूरा एक डिवीजन हुआ है, तो ये चीज जो है वो समझ में आया। अब देखो ये एल्वियोलाई के पास में क्या होता है, जब एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक हवा आ गई है अंदर, ठीक है ना, कैसे आई है भाई, पूरे नेजल कैविटी से हम कहाँ तक लेके आ गए हैं, हम एल्वियोलाई तक लेके आ गए हैं। अब इस एल्वियोलाई के कारण जो है वो क्या होगा, यहीं पे जो है वो क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज, हवा का जो एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज, वो इसी में होगा, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज। अब एक बात बताओ भाई, मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में बताया था क्या कि गैसियस एक्सचेंज होगा तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, डिफ्यूजन। कौन सा होगा, डिफ्यूजन। तो कौन से प्रोसेस से जो है वो गैसियस एक्सचेंज हुआ, डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। और फ्लूइड का या लिक्विड का प्रोसेस जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, वो जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए, अब एक पार्ट और बच गया, डाइफ्रैगम, ठीक है ना, ये डाइफ्रैगम, इसको देखो यहाँ पे, ये है पूरा डाइफ्रैगम, ये जो है, ये जो नीचे दिख रहा है ये डाइफ्रैगम। ये जो है वो हमारे ब्रीदिंग में काम आएगा। इसको आगे हम देखेंगे क्या कि जब ब्रीदिंग में कैसे काम आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये रिलैक्स करेगा, तो किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से हम सांस छोड़ते हैं, ये चीज समझना है। अब देखो ये पूरा लंग्स जो है ना, ये पूरा अपना लंग्स जो है वो घिरा हुआ है। अगर सामने से देख रहे हो तो यहाँ पे जो है वो आपको रिब केज दिख रहा है ना, ये सामने से जो है वो रिब केज दिख रहा है, ठीक है ना। पीछे से अगर देखोगे, पोस्टीरियर साइड में देखोगे, तो उधर क्या होगा, उधर स्पाइनल कॉर्ड होगा। अगर लंग्स के हम चारों तरफ की बात करें तो सबसे आगे से जो है वो आपको क्या दिख रहा है, रिब्स दिख रहा है, रिब्स दिख रहा है। और पीछे ये फ्रंट पे है ना। और बैक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले में क्या दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है,
ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम, इसे हम ज्यादा करके लिख सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, क्या है, वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, ठीक है ना, बैक साइड में, ठीक है ना। और इस तरीके से, और नीचे से क्या है ना, नीचे से क्या है, डाइफ्रैगम, डाइफ्रैगम जो है वो नीचे से है, ठीक है ना। तो फुल सपोर्ट में जो है वो क्या है, अपना लंग्स जो है वो आगे अटका हुआ है। और ये देखो, ये जो रिबकेज का सबसे फ्रंट वाला, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम। ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। ये ऐसे तो आप समझो क्या कि ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बट यहाँ पे आप देख लो, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक। ये चीज हो गया। तो अब आपको जो है वो पूरा ये समझ में आ गया क्या कि हाँ भाई, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से इन्वॉल्व है ना। एपिग्लॉटिस के बारे में बिल्कुल मत भूलना, एपिग्लॉटिस पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है वो लंग के कवरिंग के बारे में, ये भी प्लेरा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मैंने आपको बोला कि एक डायफ्रागम के बारे में हम जो है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो, जब हम ये इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनहेल करते हैं, क्या करते हैं भाई, इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेल करते हैं। और एक्सपीरेशन में क्या करते हैं, एक्सपीरेशन में एक्सहेल कर रहे होते हैं, सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक ना। तो इंस्पिरेशन के बारे में जो है वो पहले देखें, इनहेल करने के बारे में देखते हैं। जब हम इनहेल करते हैं हवा को, तो क्या क्या होता है। जब हम इनहेल करते हैं, देखो यहाँ पे जो है वो इनहेल हो रहा है। जब हवा इनहेल हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले जो है वो क्या हो गया, क्या कि हमारा रिब्स जो है, जो हमारे रिब्स हैं, जो हमारी छाती है, जो ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स, और इसके बीच में जो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम जो है, रिब्स और स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ रेज करता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ। आप खुद ही जब ये चीज में आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप क्या करो, क्या कि एक बार लंबी सांस जो है वो भर के देखो, आपको दिखेगा क्या कि आपका छाती जो है वो आगे की तरफ फूल रहा है ना, हवा बढ़ता है, ठीक है ना, ये चीज होता है। अब इसके कारण जो है वो क्या हुआ, डायफ्रैगम के बारे में अगर हम बात करें, डायफ्रैगम के बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। खुद ही से सोच के देखो ना, ये नीचे की तरफ जब जाएगा, समझना, ये जो है, ये डायफ्रैगम जो है वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी तो स्पेस मिलेगा हवा को अंदर आने के लिए। ये बहुत कॉमन सेंस है क्या कि डायफ्रैगम नीचे की तरफ जाएगा तो लंग जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ हवा आराम से आ सकती है, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज हो गया। और साथ ही साथ जो है वो क्या होगा, अपने लंग के अंदर, लंग्स के अंदर, साथ ही साथ थोरैक्स के अंदर क्या होगा, थोरैक्स का जो है वो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो ये तीन चीज होते हैं, ये तीन चीज होता है, ये हमेशा याद रखोगे क्या कि जब भी इनहेल करेंगे तो हमारा रिब्स जो है या स्टर्नम जो है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, छाती जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, बहुत आसानी से ये चीज याद हो जाएगा। डायफ्रैगम क्या होगा, डायफ्रैगम नीचे आएगा, अगर ये नीचे नहीं आएगा, सोच के देखो, अगर नीचे नहीं आएगा तो लंग्स को जो है वो बढ़ने का, फूलने का जो है वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझ में आया। अब सेम चीज जो है जब हम एक्सेल करेंगे, है ना, जब हम एक्सेल करेंगे, एक्सपायर करेंगे, है ना, क्या होगा, तो यहां पर जो है, जब हमारा रिब्स या स्टर्नम, क्या होगा भाई, स्टर्नम, स्टर्नम क्या करेगा, स्टर्नम में जो है ये रिलैक्स करेगा, ये रिलैक्स करेगा या फिर रिटर्न करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है ना, रिटर्न करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। साथ ही साथ जो हम डायफ्रैगम की बात करेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये रिलैक्स करेगा या फिर अपवर्ड शिफ्ट करेगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। अब नॉर्मल पोजीशन में अब निकाल रहे हैं तो भाई निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तब तो ये जो एक्सेस हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक। और जो है तीसरा, वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, लंग्स का या थोरैक्स का, लंग का या थोरैक्स का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ये कम हो जाएगा, है ना, अब कम हो जाएगा, जब हवा बाहर निकल रही है तो कम हो जाएगा। तो आपको इनहेलेशन समझ में आया, एक्सहेलेशन समझ में आया, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो है, डायफ्रैगम का मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछा जाता है कि डायफ्रैगम का मूवमेंट जो है वो इंस्पिरेशन के टाइम पे कैसा होता है, ये नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, तो याद रखना है नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद हो गई। अब चलो, अब थोड़ा रेस्पिरेशन के स्टेप्स को देखें क्या कि भाई किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप है क्या है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। अब देखो, इसमें मैंने जो है वो क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जो है वो ब्रीदिंग याद होगा, बट आपको पल्मोनरी वेंटिलेशन याद नहीं होगा, और पेपर में क्या पूछेगा क्या कि इनमें से
इनमें से सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या कहते हैं, ब्रीदिंग का, सॉरी, रेस्पिरेशन का क्या है? ऑप्शन में होगा एक परफ्यूजन, परफ्यूजन होगा, दूसरा जो है वो डिफ्यूजन होगा, है ना, दूसरा डिफ्यूजन होगा, तीसरा जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और तो चौथा जो है वो आपका हो जाएगा वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। ठीक है, अब आपको इसमें से जो है वो चार ऑप्शन में से समझ ही नहीं आएगा क्या कि इसमें तो ब्रीदिंग है नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रीद करते हैं, हवा को अंदर लंग्स में भरते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ होगा, और यहाँ पता नहीं होगा। तो दूसरा नाम हमेशा याद रखोगे क्या कि क्या है? वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ही ब्रीदिंग है, ठीक है ना, इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। तो दूसरा नाम है, बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है ना। तो हवा का अंदर जाना लंग्स तक जो है वो यही हुआ आपका ब्रीदिंग, या फिर पल्मोनरी। पल्मोनरी जब भी है तो समझ लेना पल्मोनरी जो है वो क्या होगा? लंग से रिलेटेड होगा, लंग से रिलेटेड होगा, है ना, ये चीज। अब देखो, अब दूसरा स्टेप जो है वो क्या है? डिफ्यूजन। अब क्या हुआ? हवा जो है वो लंग्स तक तो पहुंचा दी, अब लंग्स के बाद कहाँ तक पहुंची? एल्वियोलाई तक। अब जब एल्वियोलाई में पहुंची तो मैंने क्या बोला था कि गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। किस चीज को? कौन से गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सचेंज हो गया कहाँ पे? एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, एल्वियोलाई में हो गया, इतना ही समझना है, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम बात करें अगला थर्ड स्टेप का, परफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट। परफ्यूजन में क्या हुआ? अब देखो, हमने जो है वो क्या देखा क्या कि भाई अब तो अब खून में मिल गया ना, अब खून में मिलने के बाद ये आगे तक जाएगा। यहीं पर अब थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे वो डिफ्यूजन के टाइम पे क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज हो गया, है ना, गैसियस एक्सचेंज हुआ। अब गैसियस एक्सचेंज को थोड़ा सा समझ के देखते हैं। देखो, ये रहा एल्वियोलाई, यहाँ तक एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई तक जो है वो अपना हवा आ चुका है। इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। एल्वियोलाई तक जो है वो हवा आ चुकी है, एल्वियोलाई तक हवा आ चुकी है, जो इनहेल्ड एयर था, जिसमें ऑक्सीजन रिच था, ऑक्सीजन ज्यादा था, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन रिच था। अब ये इसमें यहाँ से जो है, यहाँ से ये ब्लड वेसल जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इस ब्लड वेसल में क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, क्या है? हेमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है। ये एक तरीके का प्रोटीन है, आगे देखेंगे, ठीक। अब ये हीमोग्लोबिन जो है अपने ब्लड में, अब ये क्या हो गया? यहाँ पे जो है वो गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे O2 रिच, जो यहाँ पे O2 CO2 रिच होगा, ये CO2 जो है वो वापस से एल्वियोलाई में जाएगा, और ये वापस से दूसरे निकालने एक्सहेलेशन वाले एयर में जो है वो ये इसको CO2 को भर देगी, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको इसमें डाल देगी। तो यहाँ से जो है वो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हुआ, और कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, ठीक। अब देखो, ये हेमोग्लोबिन, अब हेमोग्लोबिन क्या करती है क्या कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन जब इसके साथ आके मिला, इस पॉइंट पे जब ऑक्सीजन आके इसमें मिला, तो ये क्या बनाएगा? ये जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये आगे जो है वो अब क्या होगा? बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा, बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहीं से जो है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब मिल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोले? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिसमें खूब ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, इसको बोल जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। खत्म बात। अब समझना मेरी बात को एक बार, क्या कि भाई एक एफिनिटी ऑर्डर होता है, एफिनिटी ऑर्डर होता है, एक एफिनिटी ऑर्डर है कि हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन किसके साथ जो है वो ज्यादा अच्छे से कंबाइन कर जाता है। तो ये चीज याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है कई बार, सॉरी, ये कई बार जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन किस कौन से गैस के साथ जो है वो सबसे अच्छे से कंबाइन करती है। तो सबसे अच्छे से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी, फिर ऑक्सीजन के साथ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। ये एफिनिटी ऑर्डर आप याद रखोगे, ठीक है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब हम मतलब जैसे आप देखते हो क्या कि चूल्हे पर जब कोई खाना बनाता है तो वो क्या बोलते हैं क्या कि भाई वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अच्छे से बर्निंग नहीं हो पाता, अच्छे से बर्निंग नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकलेगा तो आपके बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों जगह जाएगा तो वो क्या बनेगा? ये होमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है वो क्या बनाएगा? बॉन्ड बना लेगा, और वहां पे जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जगह पे वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा, और क्या होगा? आपको सफोकेशन होगा, आपको जो है वो रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज हुआ, ठीक, ये चीज हुआ। अब देखो, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके थे क्या कि भाई डिफ्यूजन हमने करा दिया, डिफ्यूजन हो गया, कार्बोक्सी सॉरी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया, और ये जो है वो बॉडी के हर सेल तक पहुंचना है। तो यहीं पे यहाँ वही बात है कि पंपिंग ब्लड थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू जो है वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बॉडी के हर सेल तक पहुंचाएंगे, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? परफ्यूजन कह देते हैं, ठीक है ना, परफ्यूजन कह देते हैं। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारे सेल तक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है, तो अब एनर्जी कहीं तो जनरेशन करना है, तो एनर्जी के जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे?
सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल में। मैंने आपको बताया था सेल ऑर्गेनेल में क्या कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये चीज। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो एटीपी का जनरेशन होगा, एनर्जी का जनरेशन होगा। ठीक है, तो आपको पता चला होगा क्या कि भाई जब आपने स्टेप्स देखा तो क्यों ऑक्सीजन जो है वो इतना जरूरी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाले में ही आपको बताया था क्या कि ये ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आ रहा है क्या कि ऑक्सीजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तब तक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आया, तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अब जो है वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को अब समझें तो एरोबिक में क्या होता है भाई, प्रेजेंस होता है किस चीज का, ऑक्सीजन का, और यहाँ पे एनएरोबिक में एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का। ये हर किसी को पता है, बस पेपर में ये पूछते ही नहीं है। पेपर में क्या पूछेंगे ये देखो। अब देखो, कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा किसमें, पूरे पूरे खाना का जो है वो खूब अच्छे से ब्रेक डाउन होगा, हर एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, किसमें होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनएरोबिक में पार्शियल, अच्छे से खाना जो है वो ठीक से जो है वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। ठीक, अब देखो इसमें एंड प्रोडक्ट यही है सबसे इंपॉर्टेंट। एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब खूब अच्छे से जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देखो यहाँ पे ये ठीक से नहीं आपको दिख रहा होगा, C6H12O6, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। ठीक, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या देगा, जब अच्छे से जब कंज्यूम कर जाएंगे इसका, अच्छे से ब्रेक डाउन होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना, और कितना एटीपी, 38 एटीपी एनर्जी जो है वो देगा। ठीक है ना, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में जब अच्छे से ब्रेक डाउन होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें 38 एटीपी एनर्जी के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया, वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे क्या चीज लिखा हुआ है क्या कि भाई 38 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना देगा, 38 एटीपी एनर्जी जनरेट करेगा। ये चीज एकदम याद रखना। अब देखो किसी भी रिएक्शन में, ये एक तरीके का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको क्या पता चला, रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पर एनारोबिक में जो है वो एंड प्रोडक्ट क्या क्या निकल रहा है, अगर एनिमल है तो इसमें क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, आप देखते हो क्या कि जब ऑक्सीजन कम होता है, जब आप देखते हो क्या कि जिम में जाते हैं तो जिम में क्या होता है क्या कि खूब सारा जो है वो डंबल उम्बल उठा लिया। आप देखते हो क्या कि वो लोग जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत लंबी लंबी सांसें, गहरी गहरी सांसें भरते हैं। तो क्या होता है, आप लेथार्जिक फील करने लगते हो। बहुत लोग जब आते हैं वहां से, जिम से, तो उसके बाद आप देखते हो क्या कि लेथार्जिक फील करके बहुत लोग सो जाते हैं या दौड़ वोड़ के आते हैं तो नींद आ जाती है। क्यों आती है, इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, आप लेथार्जिक फील करते हो, आप लेथार्जिक फील करते हो। ठीक है ना, यही होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज्यादा निकल नहीं पाया। कितना एनर्जी निकलता है, मात्र 2 एटीपी एनर्जी निकलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे। सोचो 38 निकलना था, पूरे के पूरे 36 वेस्ट हो गया, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी निकला। ठीक है ना, और देखो अगर ये ईस्ट है, एनिमल के केस में तो लैक्टिक एसिड निकला और 2 एटीपी एनर्जी निकला। अगर ईस्ट है, ईस्ट में ही फर्मेंटेशन होगा, ये चीज याद रखोगे। यहाँ पे क्या निकलेगा, इथेनॉल प्लस CO2। बहुत बार बार मैं ये चीज आपको बोलता हूँ क्या कि ये जो है वो बार बार हर बार पेपर में पूछा जाता है क्या कि ईस्ट के टाइम पे क्या निकलता है, ईस्ट के टाइम पे जो है वो इथेनॉल और CO2 निकलता है। और ये प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से जब एनारोबिक प्रोसेस में ईस्ट जो है वो ये करेगा, इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। और जो इंजाइम रहेगा जो इस काम को करेगा फर्मेंट, वो कहेगा जाइनेज। ये चीज आप याद रखोगे, जाइनेज इंजाइम होगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में। ठीक है, अब चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात है, पूरा मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इसके स्टेप्स को अगर आप समझ लोगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है क्या कि इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो मतलब एरोबिक का प्रोसेस नहीं है, ये ऐसे करके। तो देखो, एरोबिक प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से 3 मेजर स्टेप हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज जो है वो इसमें जो है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है टूट के पायरुविक एसिड में या पाइरूवेट में टूटता है, पाइरूवेट में टूटता है। यहाँ से 2 एटीपी एनर्जी का जनरेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल,
जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेजर स्टेप होते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, एक चीज और यहाँ पे मैं छूट गया इसकी, जब एयर लेते हैं ना यहाँ से, जब हम एयर लेते हैं ना, तो ये एयर ना बॉडी के अंदर जब जाता है, आप ये चीज याद रखना, क्योंकि जब ये एयर जाता है ना, तो ये कैसा एयर होता है, ये वार्म एयर होता है, वार्म एयर होता है, प्लस ह्यूमिडिफाइड एयर रहता है, इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है ना, ह्यूमिडिफाइड एयर होता है, ह्यूमिडिफाइड एयर होता है, ये चीज याद रखना कि वार्म और ह्यूमिडिफाइड एयर अंदर धीरे धीरे करके जाता है, ठीक है ना। तो हम हवा को धीरे धीरे गर्म करते हैं, आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं ना, आप एक बार अपने मुंह से फूक के देखना, आपको गर्म हवा महसूस होगा, अंदर से फूकोगे तो आपको गर्म हवा महसूस होगा, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर गर्म हवा और ह्यूमिडिफाइड एयर होता है, ठीक, ये चीज इसीलिए मुंह पे जो है वो आप किसी के चश्मे पे अगर फूक देते हो तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो है वो भाप सा बन जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक। चलिए, तो ये सब चीजें हो गई, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तुरंत खत्म करेंगे। देखिए, ट्रेकिया, ट्रेकिया इज अ पार्ट ऑफ विच इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम, कौन से पार्ट का है भाई ट्रेकिया सिस्टम, बहुत आसान, श्वसन नली किसका पार्ट है भाई, अभी हमने देखा क्या कि भाई ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, खत्म। चलिए आगे देखें, आवर लंग्स कंटेन कितने सेल्स, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और फैक्ट्स को ऐसे ही कवर कर सकते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। कितने होते हैं, 300 मिलियन सेल होते हैं लंग्स में। और एक चीज और याद कर लो, एल्वियोलाई में कितने होते हैं, एल्वियोलाई में कितने होते हैं, 600 मिलियन, 600 मिलियन, 600 मिलियन एल्वियोलाई लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक ना। ये चीज भी आप याद करके रखोगे। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सहेल, है ना, निम्नलिखित में से क्या सांस छोड़ने में शामिल है। एक बात बताओ, जब सांस छोड़ेंगे हाइड्रोजन, एक बात बताओ, क्या हमारे वातावरण में हाइड्रोजन नॉर्मली ऐसे रह सकता है, नहीं रह सकता, हाइड्रोजन ऐसे रहता ही नहीं है। हीलियम, एक बात बताओ, हीलियम है ही कितना जो हीलियम रहेगा, इस तरीके से हम ऑप्शन को छांट सकते हैं, ठीक है। वाटर वेपर, अब देखो एक बात बताओ, क्या कि भाई अभी मैंने अभी तुरंत बताया क्या कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जब हम जो एयर होता है, उसका एयर किस टाइप का होता है, ये वार्म और ह्यूमिड एयर रहता है, वार्म और ह्यूमिड एयर रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो भाई वार्म और ह्यूमिड, तो भाई ह्यूमिड जो है वो क्या होता है, वाटर वेपर ही तो होता है, तो ये बॉडी निकालेगी थोड़ी, इसको तो जरूरत है, ये चीज निकालेगी नहीं, तो बचा गया नाइट्रोजन, बचा गया नाइट्रोजन। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से आप कॉन्सेप्ट कहीं इस तरीके से आप आंसर शॉर्टलिस्ट कर ले सकते हो कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक। आगे देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन है, तो जो नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर इसमें अगर इस तरीके से इन्फ्लेमेशन है, ये किस में होता है, ये ब्रोंकाइटिस है, ये क्या है, ये ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है वो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। अब देखो हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जलन हो जाता है, किसमें, लिवर में, ठीक है, लिवर में। अब देखो ये आयराइटिस है, ठीक है ना, ये आयराइटिस है, ये जो है वो इन्फ्लेमेशन किस में होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तुम्हारे आई में, आई के भी कलर्ड वाले हिस्से में, आई के भी कलर्ड वाले हिस्से में, ठीक है ना। उसके बाद गैस्ट्राइटिस, ये क्या होता है भाई, गैस्ट्राइटिस, गैस कहाँ होती है, पेट में, बहुत आसान है। इन्फ्लेमेशन कहाँ होगा, स्टमक में, सारे इसी तरीके से आप याद कर ले सकते हो, ठीक है ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस लिवर में, आयरिटिस जो है वो आई में, और गैस्ट्राइटिस जो है वो स्टमक में, इस तरीके से, ठीक। when respiration takes place even in the absence of oxygen it is called, कितना आसान क्वेश्चन है, एब्सेंस में होगा तो क्या होगा भाई, एनारोबिक, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, क्या है भाई, एनारोबिक, खत्म। आगे देखते हैं, इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, भाई एक बात बताओ, ग्लूकोज जो टूटता है वो किस फॉर्म में एनर्जी देता है, ग्लूकोज टूट के एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, ठीक है ना, क्या देता है, एटीपी। कई बार पेपर में तो ये पूछ लेते हैं क्या कि भाई क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है ना, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद कर लेना। अगर पेपर में अगर शिफ्ट आसान आया, मैं तो चाहूंगा क्या कि हार्ड शिफ्ट में हो, ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स बढ़े, बट आप इस चीज को याद कर लेना, ठीक है ना। ये भी आगे देखो, विच ऑफ द फॉल व्हेन डज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा भाई, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, यही तो है। अब देखते हैं, ब्रोकन ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एक बात बताओ भाई, सेल के अंदर खाना टूटे और एनर्जी निकले, एक बात बताओ, क्या कि भाई एरोबिक दो ही तरीके का था, एक एरोबिक था, एक एरोबिक था और एक एनारोबिक था, ठीक है ना, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक प्रोसेस में जो है वो टोटल 38 एटीपी एनर्जी निकल रहा था, ठीक है ना।
टोटल 38 एटीपी एनर्जी निकल रहा था। वहीं एनारोबिक प्रोसेस में अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, अगर एनिमल है तो लैक्टिक एसिड बन रहा था और साथ ही साथ जो है वो 2 एटीपी एनर्जी निकल रहा था, 2 एटीपी एनर्जी निकल रहा था। और अगर हम बात करें क्या कि भाई वहां पे अगर इथेनॉल हो रहा था तो वहां पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा था, मतलब फर्मेंटेशन में इथेनॉल इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी एनर्जी यहाँ पे भी निकलेगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, क्या कि ये दोनों ही एरोबिक हो या एनारोबिक हो, एनर्जी जनरेशन तो हो ही रहा है, एक में बहुत ज्यादा हो रहा है, एक में बहुत कम हो रहा है। तो क्या खाना जो है वो टूटेगा सेल के अंदर और रिलीज करेगा? ये तो दोनों ही प्रोसेस में हो रहा है, ये तो रेस्पिरेशन है, एरोबिक हो या एनारोबिक हो। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, क्या क्या पहले पढ़ो और आंसर मार के निकले, ठीक है ना। अब आगे देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ये तो एनारोबिक प्रोसेस है, पूछ क्या रहा है, एरोबिक प्रोसेस। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो सेम ही है, फूड का बात करें या ग्लूकोज का बात करें, ये दोनों ही जो है वो क्या है, ये सेम ऑप्शन में हो गया, दोनों ही रिजेक्ट हो गया। अब साथ में क्या पूछ रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यही तो होता है, यही होता है ना भाई एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से समझ के चलोगे। और ये पहला वाला जो ऑप्शन था ना, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। आगे देखें, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय इज अ प्रोसेस बाय विच, क्या होता है भाई, अभी देखा हमने सेल में तो बहुत अच्छे से हमने देखा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, बट यहाँ भी अभी हमने देखा क्या कि डिफ्यूजन क्या होता है भाई, डिफ्यूजन जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस का बदलाव होता है, कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। साथ ही साथ जो है वो क्या होता है इसमें, डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो अब ब्लड में ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब देखो ये क्या, ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ, क्या डिफ्यूजन के थ्रू क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द WBC, क्या अभी तो ऐसा कुछ बताया क्या मैंने, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑक्सीजन कैन ब्रीथ, क्या ऑक्सीजन के थ्रू प्रजनन हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अब देखो मेरी बात को समझो, और मैं एक बार इसको रिवाइज करवाता हूँ, ये सेल का लग रहा है क्वेश्चन आया है। देखो हमने देखा था क्या कि ये एक सेल था, ये एक सेल था, है ना। और यहाँ पर जो है वो हमें गैस का एक्सचेंज करना है, सोचो क्या कि यहाँ पर जो है वो गैस का एक्सचेंज होना है इस तरीके से, यहाँ पर जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से ब्लड का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। अब हमें यहाँ पर जो है वो चेंज करना है, ये क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो अब हमें जो है ये इस ऑक्सीजन रिच का जो है वो क्या करना है, इस ऑक्सीजन रिच खाने का जो ब्लड है या ये गैस है, उसका हमें क्या करना है, चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। तो ये क्या करेगा, ये जो है वो इस तरफ जो है वो क्या करेगा, इधर अंदर की तरफ जो है वो ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से CO2 वाला जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो क्या हुआ, इस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस काम में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। ये समझ में आया, ठीक है। ऐसे मैंने आपको ये बात जो है वो सेल में बताई है, नहीं देखे तो सेल जरूर देख लेना, ठीक। आगे देखो, व्हाट इज एक्सेल्ड इन ह्यूमन रेस्पिरेशन, क्या एक्सेल करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, ठीक ना। अब देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, देख के याद आना चाहिए क्या कि एल्वियोलाई किस काम के लिए था, गैसियस एक्सचेंज करता था वहां पे, ठीक है ना, तभी तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा था, ठीक है ना। टू एड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था। उसके बाद क्या बोल रहा था, प्यूरिफाई ब्लड, ब्लड का प्यूरिफाई थोड़ी करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, टू हेल्प डाइजेस्ट द फूड, नहीं, डाइजेशन के लिए ये कहाँ से आएगा। उसके बाद क्या, टू प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, क्या कर रहा था, एक्सचेंज कर रहा था, ठीक। आगे देखें, चलिए आगे, तो अब अपना हम लोग लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए। तो देखो, ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हमने बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ खत्म कर लिया है, और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। बाकी देखो, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से जारी रखो, और हमारे चैनल पे चल रहे हिस्ट्री और स्टैटिक के वीडियोस को भी जरूर देखना यार, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो फिर ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।